Good morning, all of you. Hello and welcome to IIT Prep live classes. It's 10 बज के 5 मिनट हो चुके हैं सुबह के and here we are studying about scalar triple product. Scalar triple product. तो अब तक हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या क्या किया है। हम लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में जाना कि होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इनके कई सारी बेहतरीन बेहतरीन प्रॉपर्टीज के बारे में देखा जो काफी यूजफुल होते हैं। 11 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। नाउ वी आर हैविंग योर 12th प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी नंबर 12 थी। प्रॉपर्टी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलो कि एडवांस के क्वेश्चंस तो बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व होंगे। अब जैसे ये जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, आप भी इसको क्या करें, स्टार मार्क्स कर लें। ठीक है। सो टोटल आई विल टेल यू टू प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नंबर 12 राइट हियर। बच्चों यहां पर मान लो आपके पास वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी है और एक और वेक्टर है वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू। इस तरह के आपके पास 6 वेक्टर्स। एक तरफ क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। दूसरी तरफ क्या है, वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू। ये आपके पास 6 वेक्टर है। तो इन 6 वेक्टर की जो एबीसी का एसटीपी इनटू यूवी डब्ल्यू का एसटीपी जो होता है, हम ऐसे डिफाइन करते हैं। डिटरमिनेंट यहां पर हो जाएगा बच्चों, देखो वेक्टर ए, वेक्टर यू, फिर यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डब्ल्यू। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो पहले वाले रो में ए फिक्स रहेगा, यू वी डब्ल्यू। अब ए का काम खत्म, स्टार्ट करेंगे बी से। दूसरे वाले रो में बी को फिक्स करेंगे, वेक्टर बी, फिर यहां पर यू, फिर ये वेक्टर वी डॉट वेक्टर वी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर वी और यहां पर वेक्टर वी डॉट वेक्टर डब्ल्यू। ये हो गया। इसके बाद बच्चों देखो बी का काम खत्म, स्टार्ट करेंगे अब सी से। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर यू, वेक्टर सी डॉट वेक्टर वी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डब्ल्यू। ये और यहां पर क्या करें, हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके। तो यहां पर ये आपका फॉर्मूला बनता है। इसको मैं डिराइव करूंगा, पहले बच्चों को एक बार समझा दूं कि कैसे याद रखेंगे। तो आपके पास एक बॉक्स में क्या है, एबीसी, दूसरे में क्या है, यूवी डब्ल्यू। तो पहले वाले रो में ए को फिक्स रखो, यू बी डब्ल्यू लेंगे। दूसरे वाले में बी को फिक्स रखोगे, यूवी डब्ल्यू। तीसरे वाले में सी को फिक्स किया, यूवी डब्ल्यू। डॉट प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पर आके एक और चीज देख सकते हो कि पहले कॉलम में यू फिक्स हो गया है, एबीसी वैरी किया। दूसरे कॉलम में वी फिक्स हो गया है, एबीसी वैरी किया। तीसरे कॉलम में डब्ल्यू फिक्स हो गया है, एबीसी वैरी किया। तो ये है आपका बच्चों फॉर्मूला। यहाँ पर इसको मैं प्रूव करता हूं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रूफ हियर। सी, मान लो कि ये वेक्टर ए है जिसको मैंने लिखा यहाँ पर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस और ये रहा e3 k कैप। ठीक है। यहां पर मैंने वेक्टर बी ले लिया b1 i कैप प्लस ये रहा बच्चों b2 j कैप प्लस यहां पर b3 k कैप ले लिया गया। यहां पर वेक्टर सी ये रहा आपका c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस और ये रहा आपका c3 k कैप। इस तरह से मैंने वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बनाया। यहां पर आप क्या करो, वेक्टर यू ले लो। वेक्टर यू इक्वल टू मैंने यहां पर ले लिया u1 i कैप प्लस u2 j कैप प्लस u3 k कैप। फिर यहां पर मैंने वेक्टर वी ले लिया v1 i कैप प्लस v2 j कैप प्लस v3 k कैप और फिर u भी और यहां पर w ले लिया मैंने w1 i कैप प्लस w2 j कैप प्लस ये रहा आपका w3 k कैप। ये ले लिया। अब देखो ये जो a डॉट यू, a डॉट वी, a डॉट डब्ल्यू ये कैसे जनरेट होगा, तो थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। आप पहले क्या करो, यहाँ पर a डॉट यू निकालो या फिर एक काम करो, ये एक्सप्रेशन को फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे, मान लो मैंने कहा कि यू हैव टू फाइंड, पहले मैं क्या कर लू, जस्ट वेट। पहले मैं सबका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर यू क्या होगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर यू क्या होगा हमें यहां पर देखना है। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर यू,
तो एक वेक्टर ए है, वेक्टर यू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 हो जाएगा। ये आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर यू हो गया। इसके बाद निकालना है वेक्टर ए डॉट वी। यहां पर आप क्या निकालोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। सो यहां पर ये वेक्टर ए है, वी के साथ डॉट, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3। फिर यहां पर आपको चाहिए बच्चों a डॉट डब्ल्यू, तो a को w से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर वेक्टर a डॉट वेक्टर w, दिस बिकम्स a1 w1 प्लस a2 w2, a1 w1 प्लस a2 w2 प्लस a3 w3। इज दैट ओके? यहां तक बच्चों को समझ में आ गया? फिर इस तरह से आप क्या करोगे, वेक्टर ए का इधर के सारे वेक्टर के साथ डॉट ले लिया, फिर मैं वेक्टर बी का सारे वेक्टर के साथ डॉट लूंगा, फिर वेक्टर सी का सारे वेक्टर के साथ मैं डॉट लूंगा। यहाँ पर देखो बी का डॉट लो, तो फिर यहाँ पर आपको मिलेगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर यू। ये क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी और वेक्टर यू, b1 u1 प्लस b2 u2, b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस ये हो गया आपका बच्चों b3 u3। फिर वेक्टर बी को वेक्टर बी के साथ डॉट लेंगे, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर वी, तो b1 v1 प्लस b2 v2, b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस b3 v3। इसके बाद वेक्टर बी का वेक्टर w के साथ डॉट, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर w, यहां पर ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखें b1 w1 प्लस b2 w2 प्लस b3 w3। सो b1 w1 प्लस b2 w2 प्लस b3 w3 हो गया। नाउ द लास्ट लेफ्ट, वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो, तो वेक्टर सी का वेक्टर यू के साथ डॉट लोगे, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर यू क्या बनेगा, तो c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस c3 u3 बन जाएगा। फिर वेक्टर सी का वेक्टर v के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3, और वेक्टर सी का वेक्टर w के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो c1 w1 प्लस c2 w2 प्लस c3 w3 हो जाएगा। इस तरह से ये सारे डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए मैंने। अब जो हमारा नेक्स्ट काम बच्चों ये है कि हम इसको ऑपरेशन करें कि ये LHS वाला टर्म जो है ये क्या डेवलप होगा। तो देखो हमें निकालना है यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का STP इनटू वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू का STP। तो क्या करूंगा मैं, ABC को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे तो A1 A2 A3। बताया था ना कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी में कि यदि हमारे पास वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, यदि हमारे पास बच्चों वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है, देन हाउ डू वी राइट द STP? वी राइट STP इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स। A1 A2 A3, ये रहा आपका बच्चों B1, ये B2, ये B3, ये रहा C1, ये रहा C2, ये रहा C3। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपका क्लोज होगा। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा U1 V1 W1, U2 V2 W2, and now U3 V3, सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, U1 U2 U3, हालांकि गलत नहीं था बट आई वांट टू राइट इन रो मैनर्स। हर एक वेक्टर के कंपोनेंट को एक रो में लिखूंगा, तो E1 U2 U3, ये हो गया बच्चों V1 V2 V3, ये हो गया आपका W1 W2 W3। अब दो डिटर्मिनेंट को बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चे ये बताएं कि क्या मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई करने के तरीके के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। डिटर्मिनेंट चैप्टर को याद करो, बताया था ना कि दो डिटर्मिनेंट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कई तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो वाइज, रो कॉलम वाइज, वी कैन मल्टीप्लाई लाइक दैट। तो यहां पर आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो रो वाइज। सी फर्स्ट रो को
पहले डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो को दूसरे वाले के फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो, तो a1u1 प्लस a2u2 प्लस a3u3। तो फर्स्ट रो डन। अब क्या करो, फर्स्ट रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करो, यहां पे लिखोगे a1v1 प्लस a2v2 प्लस a3v3। फर्स्ट रो डन, फर्स्ट रो सेकेंड रो डन। अब फर्स्ट रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करो, तो a1w1 प्लस a2w2 प्लस a3w3। यहां पर फर्स्ट रो काम खत्म हो चुका है। अब पहले वाले के सेकेंड रो को दूसरे वाले के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों b1u1 प्लस b2u2 प्लस b3u3। इधर देखते हैं, सेकेंड को फर्स्ट से कर दिया, अब सेकेंड को सेकेंड से करेंगे, तो ये होगा b1v1 प्लस b2v2 प्लस b3v3 और यहां पर हो गया बच्चों आपका v3। देन सेकेंड को थर्ड से करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका b1w1 प्लस b2w2 प्लस b3w3। अब क्या करूंगा, इसके थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये c1u1 प्लस c2u2 प्लस c3u3। फिर यहाँ पर c1v1 प्लस c2v2 प्लस c3v3 और ये रहा आपका c1w1 प्लस c2w2 प्लस c3w3। तो यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड वाले रो को फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये दोनों डिटरमिनेंट बच्चों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। सो नाउ यू कैन सी द इंटरेस्टिंग रिजल्ट हियर। दिस इंप्लाई वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। फिर यहाँ पर वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू। तो ये क्या बना, नाउ चेक इट। अब यहां देखो, ये a1u1 प्लस a2u2 प्लस a3u3 एक्चुअली में क्या है, ये a डॉट u है। तो ये वाला बच्चों आपका a डॉट u है वेक्टर फॉर्म में, ये वाला a है और v है तो ये a डॉट v है। यहाँ पर a और w है तो ये a डॉट w है। आप इसको लिख सकते हो वेक्टर a डॉट वेक्टर u, वेक्टर a डॉट वेक्टर v, वेक्टर a डॉट वेक्टर w। फिर सेकेंड रो में आओ, तो b है u है, b है v है, b है w है, तो बच्चों सेकेंड रो हो जाएगा आपका वेक्टर b डॉट वेक्टर u, वेक्टर b डॉट वेक्टर v और ये वेक्टर b डॉट वेक्टर w। थर्ड वाला c है u है, c है v है, c है w है, तो वेक्टर c डॉट वेक्टर u, वेक्टर c डॉट वेक्टर v, वेक्टर c डॉट वेक्टर w। तो इस तरीके से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। पर ये तो एक प्रॉपर्टी बता दी मैंने आप लोगों को। अब जो बेहतरीन प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, इसी को यूज करके उस पर कॉन्संट्रेट करें सारे बच्चे। देखो एबीसी, वेक्टर एबीसी, वेक्टर यूवीडब्ल्यू। मान लो आपके पास ये होता सिचुएशन, प्रॉपर्टी 13, यदि मेरे से पूछा जाता कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाता बच्चों। देखो कुछ नहीं, आप देख सकते हो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये किया गया कि एसटीपी एबीसी तो था ही, यूवीडब्ल्यू को भी एबीसी से रिप्लेस कर दिया गया। सोचो आप यूवीडब्ल्यू को एबीसी से रिप्लेस करोगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, इसी वाले प्रॉपर्टी में u के प्लेस वेक्टर ए, v के प्लेस वेक्टर v और w के प्लेस वेक्टर c डाल दो, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। वेक्टर a डॉट वेक्टर a, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर c हो गया। फिर नीचे बनेगा आपका वेक्टर b, u को रिप्लेस किया वेक्टर a से, फिर यहां पर वेक्टर b डॉट वेक्टर b, फिर ये बच्चों वेक्टर b और ये डॉट वेक्टर c हो गया। फिर नीचे वेक्टर c डॉट वेक्टर a, वेक्टर c डॉट वेक्टर b और ये वेक्टर c डॉट वेक्टर क्या हो गया बच्चों, ये c हो गया। अब ये प्रॉपर्टी पे आप क्या करो, स्टार मार्क करो, क्योंकि काफी पावरफुल और यूजफुल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने 13 प्रॉपर्टी देखा
और 13 प्रॉपर्टी में से मैंने 2-3 प्रॉपर्टी पर बच्चों स्टार मार्क किया है क्योंकि बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज है। ओके, एनी प्रॉब्लम सो फार एवरीबॉडी? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, सिंपल सा लिखा गया है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ओके, देन हमसे पूछा गया है कि हम इसकी वैल्यू बता दें। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर ये ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। यहां पर बच्चों वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, इसके बारे में पूछा गया है। तो अब इसका आंसर तो आसान है। हाँ, हमने क्या देखा कि एबीसी का जो स्क्वायर होता है वो इस डॉट प्रोडक्ट वाले डिटरमिनेंट के बराबर होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया, आंसर में क्या लिखोगे? बस ये लिखोगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाएगा ये, और वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी डिटरमिनेंट फॉर्म में 1 1 1 1 माइनस 1 1, फिर ये 1 2 माइनस 1, इसका स्क्वायर करो, इसको एक्सपैंड करो। तो एक्सपैंड करोगे बच्चों फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो 1 इंटू 1 माइनस 2, फिर ये माइनस 1, कॉलम गया रो गया, तो माइनस 1 और ये माइनस 1, फिर प्लस 1 इंटू फर्स्ट कॉलम गॉन फर्स्ट रो गॉन, ये 2 प्लस 1, और यहां पर हो जाएगा बच्चों इसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली तुम देख सकते हो बच्चों 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर ये 16 आ रहा है। एम आई करेक्ट? अब तक के डिस्कशन में क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? एनीबॉडी प्लीज लेट मी नो फास्ट। बच्चों ये वीडियो इतना लैग क्यों हो रहा है यार आजकल? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या सेटिंग हो चुका है इसमें। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर अभी क्या चलेगा सिस्टम बच्चों कि ये लाइव क्लास में लेता हो ताकि कुछ बच्चे लाइव अटेंड करते हैं, कर ले। इसके बाद मैं क्या कर इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इस वीडियो को वापस एडिट करके रिप्लेस कर देता हूँ। तो बात इक्वल ही है, सो डोंट टेक टेंशन। ये था बच्चों पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन को देखने से पहले देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया बच्चों, लिखा गया है आपसे कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर three mutually perpendicular unit vectors. If vector A, vector B and vector C are three mutually perpendicular unit vectors, then हमें यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है -1 और डी है नोटा। तो अब ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का वैल्यू निकालना है। एबीसी क्या है? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। हालांकि इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया लास्ट में 13। मैं बिना 13 के इस्तेमाल किए भी इसको सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं अभी प्रॉपर्टी नंबर 13 इस्तेमाल करूंगा। क्या कोई बच्चे को इसमें दिक्कत है? क्या कोई बच्चा चाहता है? क्या मल्टीपल करेक्ट टाइप का है? ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का है। बीसी ऑप्शन सर। ठीक है बच्चों, देखो ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी का स्क्वायर, तो यहां पर लगा दिया डिटरमिनेंट। क्या लिखते हैं देखो, ए डॉट ए, फिर ये बच्चों ए डॉट बी, ये हो गया आपका ए डॉट सी, फिर ये रहेगा बच्चों बी डॉट ए, ये रहा बी डॉट बी और ये रहा बच्चों बी डॉट सी।
वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। नाउ ए डॉट ए देखो यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है, तो बच्चों ये बताओ कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, लेकिन हम पढ़ चुके हैं ना कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए स्क्वायर हो जाता है। ए मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, और चूंकि सारे के सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो यहाँ पर आपका 1 आएगा। फिर ये 0 0 हो जाएगा क्योंकि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों। देखो यहां पर भी ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0 0 0 1। आपको पता है ना कि ऐसे केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये 1 चला आएगा। यहां से आप ये कह सकते हो बच्चों कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो आया वो प्लस माइनस 1 के बराबर चला है। ओके, आई होप कि सारे क्वेश्चन बच्चों को अच्छे समझ में आ चुका है। दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज पार्ट ऑफ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जितने भी बेहतरीन प्रॉपर्टीज हो सकती थी आपको मैंने पढ़ा दिया। अब आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के दूसरे पहलू पर, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। So now put heading everybody, geometrical interpretation of a scalar triple product, a scalar triple product। देखो हमने कई सारी चीजें देखी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, फिर हमने डॉट प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट की भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझा। हमने यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, एसटीपी। अब इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पर लिख लो, यहाँ पर स्टेटमेंट ही लिख लो, इट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलेलोपाइप्ड। अब मैं आप लोगों को पहले इस पैरेलेलोपाइप के बारे में समझाऊंगा कि पैरेलेलोपाइप क्या होता है, और फिर मैं इस स्टेटमेंट को और ज्यादा पावरफुल तरीके से लिखूंगा। बच्चों पहले आप पैरेलेलोपाइप के बारे में समझो कि पैरेलेलोपाइप क्या होता है। जैसे ये देखो, आपने क्यूबॉइड जानते हैं ना, क्यूबॉइड जिसके बेसिस क्या होते हैं, रेक्टेंगल टाइप के होते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास बच्चों एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये आपके पास एक 3D शेप में मैंने यहाँ पर ये क्यूबॉइड बना दिया, तो ये रहा आपका क्यूबॉइड। अब आप लोगों ने क्या किया, जैसे आप लोग फिजिक्स में एक्सपर्ट हो तो आपके दिमाग में आया कि अच्छा ये क्यूबॉइड है, और हम लोग तो फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं तो लगाते हैं फिजिक्स। तो किसी ने क्या किया कि इसके एक एज पर एक फोर्स लगा दिया। हालांकि इतना अच्छा चीज नहीं पढ़ना है, बता रहा हूं मैं, फोर्स लगा दिया ऐसे। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ शियरिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, और इसका शेप जो बच्चों जो पहले दिख रहा था अब ये ऐसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरीका से हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं बच्चों? तुम लोग तो पढ़े हो ना, फिजिक्स एक्सपर्ट हो, सारे बच्चे जो है यहाँ पर फिजिसिस्ट है। तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि जैसे मान लो यहाँ पर एक क्यूबॉइड है, यहाँ पर आपने एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो ये शेप कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा। आज से बच्चों का नाम चेंज, अब बच्चों का नाम रहेगा फिजिसिस्ट के नाम पे। अर्णवपति फिजिसिस्ट, रमा मित्तल फिजिसिस्ट, सारे बच्चों का नाम अब रहेगा फिजिसिस्ट के नाम से। बच्चों ये शेप कुछ ऐसा दिखेगा, यहां पर ये शेप कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। दिस शेप इज कॉल्ड पैरेलेलोपाइप। इसी शेप को बताते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग पैरेलेलोपाइप। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि पहले स्ट्रक्चर ये था, आपने इसको इस तरह बना दिया, दोनों के शेप तो चेंज हो गए, शेप तो चेंज हो गए, तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आएगा क्या? बताओ तो बच्चों, क्या वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आएगा? नहीं आएगा। जितना वॉल्यूम यहाँ पर है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर होगा, तो वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बट इस स्ट्रक्चर को ना कह के हम लोग इस सेकेंड वाले स्ट्रक्चर कहते हैं पैरेलेलोपाइप। ऐसा क्यों कहते हैं? देखो इसलिए कहते हैं बच्चों कि आप देख सकते हो कि इसके किसी भी आप फेस को देखोगे
तो उसका हर एक फेस एक पैरेललोग्राम की तरह है। देखो बच्चों, हर एक फेस को देखो, मान लो इसको मार्क कर दिया मैंने ओ, ये ए ले लिया बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिया, देख सकते हो ना, और यहाँ पर डी कर दिया। तो आप एक फेस को देखो, ओ ए डी बी है ना, ये पैरेललोग्राम शेप का है बच्चों, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पैरेललोपाइड। अब यहाँ पर कोई कोई इसको ऐसे पढ़ता है पैरेललोपिप्ड, तो पैरेललोपिप्ड पढ़ते हैं, बट पैरेललोपिप्ड जो है इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, पैरेललोपाइप्ड इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। फिर भी हो सकता है कि मैंने कई जगह पर देखा तो मैक्सिमम लोग पैरेललोपाइप्ड कहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैरेललोपिप्ड कहते हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे जाकर इसको डिक्शनरी में सर्च कर लें एक बार, या फिर होता है ना गूगल पे, एक बार इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लें और फिर बताएं कि क्या पैरेललोपिप्ड कहते हैं कि पैरेललोपाइप्ड कहते हैं। बट पैरेललोपाइप्ड ही मैं शुरू से कहते आया हूं, और अब तक मैंने जहां भी पढ़ाया पैरेललोपाइप्ड ही चलता आया है, ठीक है। बट 3-4 दिन पहले मैंने एक टीचर को देखा पैरेललोपिप्ड कहते हुए, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। फिर मैंने फिर रिसर्च किया, लेकिन पता चला नहीं, पैरेललोपाइप्ड ही कहते हैं। आप लोग भी इसको पैरेललोपाइप्ड ही कहना, ओके। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो वेक्टर ये ओ ए है, इसको आपने क्या किया, वेक्टर ए मान लिया, ठीक है। फिर ये ओ बी है, इसको आपने क्या किया, वेक्टर बी मान लिया। फिर ये ओ सी है, इसको आपने क्या किया, वेक्टर सी मान लिया। तो आप ये कहोगे कि ये एक पैरेललोपाइप्ड है जिसके कोटर्मिनस एजेस वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी है। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द कोटर्मिनस एजेस। कौन सा एजेस, कोटर्मिनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटर्मिनस? तो कोटर्मिनस का मतलब होता है बच्चों वैसे साइड्स या वैसे एज जो एक ही पॉइंट से निकलते हो, एक ही पॉइंट से निकलते हो। अब तुम लोग इसको ऐसा मत समझना कोटर्मिनस तो टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करता है, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। इसको कोटर्मिनस इसलिए कहा गया, ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द कोटर्मिनस एजेज ऑफ द पैरेललोग्राम। और यदि ऐसा है तो कोटर्मिनस एजेज ऑफ अ पैरेललोपाइड, तो यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम, राइट डाउन, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड whose coterminous edges are, whose coterminous edges are vector A, vector B and vector C is a scalar triple product of vector A, B, C. That's it. अब इसके प्रूफ पर आते हैं, मैं इसको प्रूफ भी करूंगा, पहले आप लोग समझ गए ना, पैरेललोपाइड का स्ट्रक्चर समझ गए, कोटर्मिनस एजेज का मतलब समझ गए। अब आते हैं प्रूफ पर बच्चों। तो बच्चों एक बात बताओ, किसी भी इस यूनिफॉर्म ज्योमेट्री, एक यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है, ठीक है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या किसी भी यूनिफॉर्म ज्योमेट्री का वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट कहा जा सकता है क्या? मान लो एरिया इंटू हाइट, मैं क्या करूं, यहाँ पर ये बेस है तो बेस का एरिया निकाल दूं और फिर इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे वॉल्यूम मिलेगा? सारे बच्चे एक साथ बताएं। नहीं मिलेगा क्या बच्चों? वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखोगे, हाइट इनटू एरिया ऑफ बेस, उस सॉलिड ज्योमेट्री का हाइट, लेकिन वो सॉलिड ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो हाइट हो गया और उसका एरिया ऑफ द बेस, ये है बेसिक फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो एक बात तो तय है कि जितना वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का होगा उतना ही वॉल्यूम इस पैरेललोपाइड का होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है। हमें कैलकुलेट करना है कि जो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम होगा वो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एसटीपी ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो एरिया ऑफ बेस, बच्चों यहाँ पर नोटिस करो, एरिया ऑफ बेस देखो, तो क्या यहाँ पर एरिया ऑफ बेस पहले निकाल लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, यदि मैं यहाँ पर बच्चों एरिया ऑफ बेस निकालना चाहूं, तो क्या ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है यहाँ पर
OADB कहलाएगा, OADB। बच्चों एरिया पर OADB हो गया। आप ये कह सकते हो कि OADB के दो एडजेसेंट साइड्स, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी। तो क्या हमने पढ़ा है कि यदि एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड दिए हुए हैं तो क्या उस पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग बच्चों ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, तो वेक्टर ए वेक्टर बी। तो यहां पर आप लिखोगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एम आई करेक्ट एवरीबॉडी, यस और नो, प्लीज टेल मी फास्ट। तो आप कैसे लिखोगे इसको, ए बी साइन थीटा लिख दो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। थीटा क्या है, यहां पर ये एंगल हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अब हाइट कैसे निकालूं, ये चिंता का विषय है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है, ये काफी आसान है। देखो हाइट में कैसे निकालता हूं ये समझो बच्चों। ये आपके पास एक वर्टेक्स सी है, तो सी से क्या करो, बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। हमने क्या किया कि सी से, कॉर्नर सी से मैंने इस पैरेललोग्राम टाइप के बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मान लो ये आपका परपेंडिकुलर है, कुछ भी मान सकते हो, सीपी मान लो इसको। सो सीपी इज द हाइट। लेकिन हम हाइट निकाले कैसे, तो बच्चों बताओ क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यदि मैं वेक्टर सी का प्रोजेक्शन निकालूं, यदि मैं वेक्टर सी का सीपी पर प्रोजेक्शन निकालूं तो हमें हाइट मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें सीपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है, सीपी कोई वेक्टर भी नहीं पता है मेरे को, बट हमें ये पता है कि यदि मैं वेक्टर सी का प्रोजेक्शन निकालूं सीपी के लॉन्ग, इतना ही लेंथ आएगा ना। बताया था ना प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट लेंथ, उसकी परछाई। तो वेक्टर सी की परछाई क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। सो यदि हमें यहां पर हाइट निकालना है तो हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, वेक्टर सी का, सर यू आर द बेस्ट, ये बात तुम पहले ही बोल गए थे और उसके बाद 2 महीना बाद दिखाई दिए। वेक्टर सी, ये रहा आपका बच्चों यहां पर सीपी। देखो बच्चों यहां पर ये ओसी है ना, ये आपका वेक्टर सी है। तो वेक्टर सी का प्रोजेक्शन निकालो मैं किस, सीपी पर। तो यदि मैं वेक्टर सी का सीपी पर प्रोजेक्शन निकालता हूं तो क्या मुझे ये हाइट मिल जाएगा। सारे बच्चे एक साथ बताएं कि क्या ये बात सबको समझ में आई कि मुझे हाइट कैसे निकालना होगा। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द हाइट। अब देखो यहां पर, लिखो यहां पर हाइट। द हाइट विल बी इक्वल टू, the height will be equal to projection of vector C along CP, along CP। या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप कि projection of vector C along, or simply write here perpendicular to the base, परपेंडिकुलर टू द बेस। देखो ये जो है ना यहाँ पर, ये पैरेललोग्राम टाइप का OADB है, क्या ये बेस है। तो बेस के परपेंडिकुलर यदि मैं सी का प्रोजेक्शन निकालूं तो सीपी निकलेगा और सीपी ही हमारा हाइट कहलाएगा। दैट्स इट। अच्छा, परपेंडिकुलर टू बेस, वी हैव टू फाइंड एनीथिंग परपेंडिकुलर टू बेस। तो यहां पर बच्चों एक बात बताओ, आप यहां पर एक बात बताओ, OA है, अच्छा OA ठीक है, वेक्टर A है, वेक्टर B है, ये जो बेस बना है OADB एक बेस बना है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ये बेस है वो वेक्टर A और वेक्टर B से मिलकर बना है। एवरीबॉडी बताया था ना कि देखो दो वेक्टर हमेशा क्या होता है, कोप्लेनर होता है। तो बेस क्या है, एक प्लेनर शेप का है, ठीक है। और ये प्लेन किससे बना है, तो वेक्टर A और वेक्टर B से बना है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो, प्लीज टेल मी एवरीबॉडी, यस और नो, करते हैं ना। चलो मैंने मान लिया ये आपका वेक्टर एन है। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर एन। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पढ़ाया था आप लोगों को ना,
कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी कैप होता है। यस होता है ना, वेक्टर ए डॉट बी कैप होता है। यदि मैंने ये कहा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू द बेस, तो क्या लिखूंगा, वेक्टर सी और परपेंडिकुलर टू द बेस, तो परपेंडिकुलर टू द बेस को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, वेक्टर एन से, तो उसका यूनिट वेक्टर ये एन कैप चला आएगा। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी मॉडुलस ऑफ एन कैप, मान लो कि ये आपका एन कैप है, जैसे ये आपका एन कैप हो गया, परपेंडिकुलर ले लिया मैंने एन कैप, दिस इज योर एन कैप, ये आपका एन कैप है, या फिर वेक्टर एन कह सकते हो। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ तो एंगल होगा बच्चों। देखो ये वेक्टर सी और ये रहा आपका वेक्टर एन, चलो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, और ये रहा बच्चों आपका वेक्टर एन। तो वेक्टर एन, ये रहा वेक्टर एन और ये रहा वेक्टर सी, दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, ये अल्फा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। सो वेक्टर ए डॉट बी कैप, यहां पे क्या लिखा मैंने, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी मॉडुलस ऑफ एन कैप, ये कॉस अल्फा चला आएगा, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर को सी लिख लो और ये एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, सी कॉस अल्फा। इसका मतलब हाइट की वैल्यू क्या आई, सी कॉस अल्फा चली गई। एक बार फिर से सारे पिक्चर को मैं रिवाइज कराता हूं। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इस फिगर की वॉल्यूम क्या होगी, हाइट इंटू एरिया। तो एरिया किसका, एरिया ऑफ बेस, तो बेस का एरिया, तो बेस किस शेप में है, एक पैरेललोग्राम शेप में है, तो बेस का एरिया क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो गया बच्चों आपका ए बी साइन थीटा। ठीक है, हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने में को थोड़ा सा मेहनत करना है। तो हाइट मतलब हो गया, कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ। तो यदि आपने ओ ए बी डी को बेस माना है, तो क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो जो टॉप का वर्टेक्स आपको सी दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सी, सीपी हो गया हाइट। लेकिन सीपी आप कैसे निकालोगे, तो यदि आप वेक्टर सी को इस बेस के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हो, तो उस वेक्टर सी की जो परछाई होगी वही कहलाएगी आपकी हाइट, सीपी। सीपी क्या है, वेक्टर सी का प्रोजेक्शन है, कैसा प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, बेस के परपेंडिकुलर। अब बेस, बेस के परपेंडिकुलर, तो बेस किस किस वेक्टर से बना है, वेक्टर ए वेक्टर बी से, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का एक परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब मैंने क्या किया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मैंने वेक्टर एन मान लिया। सो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी कैप। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी along vector n, along means perpendicular to the base, वेक्टर सी डॉट एन कैप हो गया। अब मान लेता हूं कि एन कैप ये है, वेक्टर सी है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा चला है, दोनों के बीच का एंगल क्या, कुछ अल्फा हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा आपको, डॉट प्रोडक्ट मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी मॉडुलस ऑफ एन कैप कॉस अल्फा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी सी होगा, एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है, तो 1 हो जाएगा, कॉस अल्फा, सी कॉस अल्फा। And now let us understand this. वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, बच्चों याद करो, क्या हमने वेक्टर A, वेक्टर C को ऐसे एक्सपेंड किया था, मॉड ऑफ वेक्टर A, मॉड ऑफ वेक्टर B, मॉड ऑफ वेक्टर C, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। क्या ये फॉर्मूला मैंने लिखा था बच्चे, हाँ और ना में जवाब दे कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है कि बच्चों को याद है, लेकिन बच्चे ना भूलते नहीं है। अब देखो ये लिख दिया था मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को ए लिखा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी को बी लिखा, और यहां पर आपका साइन थीटा ये हो गया। और ये देखो मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी को सी, तो ये सी कॉस अल्फा। अब ये क्या बना, ये बना आपका एरिया ऑफ बेस, ए बी साइन थीटा निकाल चुका हूं, देखो एरिया ऑफ बेस। और ये सी कॉस अल्फा जो है ये आपका हाइट हो गया, एंड दैट बिकम्स योर वॉल्यूम। तो इस बात से प्रूव होता है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो पैरेललोपाइप के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। बच्चे इस बात को समझ गए, ठीक है। एक काम करना आप लोग, कुछ कुछ चीजों को याद रखना, जैसे ये हाइट का फॉर्मूला है, तो कभी कभी ना प्रॉब्लम में आ सकता है कि हाइट निकालो, तो हाइट का फॉर्मूला इसको याद रखना, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर वो लूंगा जो कि आईआईटी में आ चुका है, और दूसरा क्वेश्चन वो लूंगा जो कि आईआईटी में आने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द एजेस ऑफ अ पैरेललोग्राम are of unit length the edges of a parallelogram नहीं parallelopiped the edges of a parallelogram are of unit length मतलब एक यूनिट का लेंथ है। कोई बात नहीं बच्चों, मैंने पहले बता चुका हूं कि ये स्क्रीन में प्रॉब्लम है, बट ये ऑडियो वीडियो सारा परफेक्ट आ रहा होगा, तो आप ऑडियो के हेल्प से लेक्चर को देख लो। बाद में जो लाइव क्लास का लेक्चर है वो रिकॉर्डेड लेक्चर से रिप्लेस हो जाएगा। इसी लेक्चर को बाद में अपलोड कर दिया जाएगा थोड़ा सा एडिट करके। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। यदि ऑडियो परफेक्ट है तो आप प्लीज क्लास को अटेंड करना। ओके, द एजेज ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड आर ऑफ यूनिट लेंथ and are non-coplanar. The edges of parallelepiped are of unit length and are parallel to non-coplanar unit vectors A cap, B cap, C cap, A cap, B cap, C cap, such that A cap dot B cap equal to B cap dot C cap equal to C cap dot A cap equal to 1/2 ऐसा दिया हुआ है। Then volume of the parallelepiped is, then volume of the parallelepiped एज। तो इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम बताना है बच्चों। यहां पर देखो ऑप्शन है 1/√2, ऑप्शन बी 1/2√2, ऑप्शन सी हो गया आपका √3/2 और ऑप्शन डी है 1/√3। आपको ये आंसर निकालना है। देखो, द एजेज ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड आर ऑफ यूनिट लेंथ, एक लेंथ का है, एंड पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर दिस एंड दिस। तो देखा जाए तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये आपका पैरेललोपाइप्ड हो गया, दिस इज अ पैरेललोपाइप्ड। चूंकि एज का लेंथ 1 यूनिट है और यूनिट वेक्टर के पैरेलल है, तो आप ये कह सकते हो कि जो पैरेललोपाइप्ड बना उसके जो कोटर्मिनस एजेज होंगे वो ए कैप, बी कैप, सी कैप ही हो गए, दैट्स इट। क्योंकि देखो ए कैप, बी कैप, सी कैप भी क्या यूनिट वेक्टर है, एज लेंथ भी यहाँ पर यूनिट वेक्टर ही है। जो एज का लेंथ है वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर ही है। बच्चों यहाँ पर देखो, ये आप मान लो कि ये एज लेंथ आपका ए कैप है और ये बी कैप है और ये सी कैप। आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ए कैप भी यूनिट वेक्टर, पैरेललोग्राम का एज भी एक लेंथ का, और डायरेक्शन भी सेम। तो एक्चुअली हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट ही क्यों करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज ही क्यों करते हैं? वी यूज यूनिट वेक्टर टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। जैसा आप कह सकते हो ना, देखो मान लो मैंने कहा कि एज, तो एज को आप कैसे लिखोगे, लेमेटा टाइम्स ए कैप लिखोगे। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो लेमेटा 1 चला आएगा तो ए कैप ही हो जाएगा, ए कैप ही हो जाएगा बच्चों। मान लो आपने एज लिखा, सपोज करो यहां पर अच्छे से बताता रहूं कि मैंने यहाँ पर ए कैप, बी कैप क्यों लिखा है। मान लो ये ओ है और ये ए है, तो यदि आप ये कहोगे कि ओ ए जो वेक्टर है वो पैरेलल किसके, ए कैप के, तो लेमेटा टाइम्स ये आपका ए कैप हो गया। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, तो मैग्नीट्यूड ओ ए वेक्टर इक्वल टू लेमेडा मैग्नीट्यूड ए कैप। अब एज का लेंथ 1 यूनिट, लेमेडा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो लेमेडा क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में ये जो वेक्टर ओ ए है वो ए कैप ही है, ए कैप ही है। 1/√2 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो बच्चों देखा जाए तो ये ए कैप, बी कैप, सी कैप जो है ना, ये पैरेललोग्राम के कोटर्मिनस एजेज है। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे बताओ? तो आपको निकालना होगा वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा, ए कैप, बी कैप, सी कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप। बट आप यहां पर ए कैप, बी कैप, सी कैप कैसे निकाल पाओगे?
नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपको इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल नहीं पता है। बट यहां पर ये कंडीशंस दे रखा है, दिस कंडीशंस आर गिवन टू यू। एक काम कर लो, आप इसको यूज कर लो। आपको पता है कि वेक्टर ए कैप, बी कैप, सी कैप के स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, ए कैप डॉट ए कैप, फिर ये ए कैप डॉट बी कैप, फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ए कैप डॉट सी कैप। ए से शुरू होता है फिर बी से, तो बी कैप डॉट ए कैप, ये रहा आपका बी कैप डॉट बी कैप, बी कैप डॉट सी कैप, फिर यहाँ पर ये सी कैप डॉट ए कैप, फिर ये सी कैप डॉट बी कैप, और ये रहा आपका सी कैप डॉट सी कैप। और अब क्या करो? वैल्यू पुट कर दो। तो लिखा है यहाँ पर देखो, ए कैप, ये सब यहाँ पर दे रखा है ना। सो ए कैप डॉट बी कैप क्या बच्चों? 1/2। और चूंकि यूनिट वेक्टर्स है, तो ए कैप डॉट ए कैप 1, बिकॉज यूनिट वेक्टर है। हाँ, फिर यहां पर आप क्या लिखोगे? देखो 1/2, 1/2, यहां भी आपका 1/2, बी कैप डॉट पी कैप 1 बनेगा, ये भी 1/2, फिर ये सी कैप डॉट सी कैप 1/2, 1/2 और ये 1। बस इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करोगे तो आंसर इसका 1/2 आता है। आप करके देख लो, 1/2 आएगा, मैं तो बहुत बार कर चुका हूं। तो आप ये कह सकते हो कि अब ए कैप, बी कैप और सी कैप का जो वैल्यू आएगा 1/√2। देखो यहां पर प्लस माइनस 1/√2 लिखा जा सकता था, लेकिन चूंकि वॉल्यूम का सवाल है तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है बच्चों, इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस लिखोगे। तो देखो ये आईआईटी का सवाल था बच्चों, कितने कम टाइम में सॉल्व हो गया। लेकिन मैं बताऊं कि जब मैंने आईआईटी दिया था, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, मेरा आंसर गलत हो गया था। कारण क्या था कि मेरे को ना ये चीजें पढ़ाई ही नहीं गई थी, मैं पता नहीं क्या क्या करने लगा था। जब मैंने बाद में देखा, इतना सिंपल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, मेरे को पढ़ाई नहीं गया था, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर मैं अपने क्या करूं, टीचर तो टीचर ही होता है, बट यही दिक्कत है ना कि जब तक पढ़ाई अच्छी ना हो तो सारे क्वेश्चन टफ ही लगते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया था, गलती हो गया था, नेगेटिव मार्किंग मिल गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बच्चों? ए है। और आप लोगों ने कितना आसानी से कर लिया। ठीक है, सर एक मेथड और टेस्ट कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। सर उसके अंदर जैसे अभी हमारे यूनिट वेक्टर। माइक में बहुत फट रही है देवांश, तो प्लीज आप थोड़ा सा होल्ड करो। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, आई विल टॉक टू यू बिकॉज योर माइक इज मींस आवाज थोड़ा ब्रेक करके आ रहा है और नॉइज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ इज, इसको कर तो बच्चों, द वैल्यू ऑफ ए शो दैट, द वैल्यू ऑफ ए शो दैट द volume of parallelopipe, volume of parallelopipe formed by vectors I cap plus aj cap plus k cap, comma j cap plus ak cap and ai cap plus k cap becomes minimum, तो यहां पर क्या बच्चों? ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, आप वॉल्यूम को निकालो और इसको मिनिमाइज कर दो। तो इसमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ ए शो दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फॉर्म्ड वेक्टर दिस दिस एंड दिस बिकम्स मिनिमम। बच्चे खुद करें इस क्वेश्चन को। करो तो बच्चों, टाइम दिया 20 सेकेंड्स का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आया किसी का आंसर? देखो मान लो कि ये कोई वेक्टर है, सपोज कर मैंने क्या किया, इसको मान लिया वेक्टर ए, ये है इसको मान लिया वेक्टर बी। चूंकि ए तो ऑलरेडी यहां पर यूज हो चुका है ना, तो मैं इसे कैपिटल वेक्टर ए मान लेता हूं, इसको मैं कैपिटल वेक्टर बी मान लेता हूं, इसको मैं कैपिटल वेक्टर सी मान लेता हूं। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल वेक्टर ए, कैपिटल वेक्टर बी और ये
वेक्टर कैपिटल सी। चूंकि यहाँ पर सारे के सारे वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है, तो क्या लिखोगे आप, 1a1, 1a1 हो गया। इसमें आई वाला पार्ट है ही नहीं, तो आई नहीं है तो 0 1 a, और यहाँ पर देखो आई है के है, जे नहीं है बच्चों, तो ए ये 0 रहा और यहाँ पर 1 रहा। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ए में आएगा एक्सप्रेशन, द वॉल्यूम भी बिकम्स, नाउ एक्सपेंड इट। नहीं, इतना कैसे आ सकता है, एक सेकेंड यार रुको, अरे डेरिवेटिव कर देंगे। मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे होता है, जहां पर डेरिवेटिव 0 हो, तो ए अच्छा वेरिएबल। सर, मैंने वॉल्यूम बता दिया वो। तुम लोग महान व्यक्ति हो चुके हो, तुम इतना पढ़ चुके हो ना कि तुम लोग छोटा छोटा काम करना भूल चुके हो, बस बड़ा काम करना है। तुम लोग आजकल ना 1500 रैंक के बारे में सोचते ही नहीं हो, एक ही रैंक के बारे में सोचते हो। छोटा सवाल कितना बड़ा काम करके बैठे हुए हैं। ना एक्सपैंड इट, तो यहाँ पर ये 1 फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, तो ये 1 माइनस 0, और फिर गलती होता है, बच्चे बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गया सर। फिर यहाँ पर ये ए सेकेंड कॉलम गया और ये फर्स्ट रो गया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों आपका 0 इंटू 1, तो 0 माइनस ए स्क्वायर, और ये +1, ये पहला रो पहला कॉलम गया, पहला रो थर्ड कॉलम, तो ये 0 माइनस ए। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 माइनस माइनस प्लस ए क्यूब, और यहाँ पर ये माइनस है। तो देख सकते हो कि वॉल्यूम ए का फंक्शन हो गया। मतलब ये वॉल्यूम क्या ए का फंक्शन है। वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है तो मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है। यहाँ पर आप क्या करो, डीवी बाई डी ए, चूंकि ए वेरिएबल है तो ए के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बच्चों क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डीवी बाई डी ए। बच्चों देखो पहले बोल चुका हूं कि वीडियो लाइक करेगा, मैं ये करीब पिछले बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रहा है, बट ऑडियो परफेक्ट आ रहा है ना, तो आप ऑडियो के दम पे प्लीज क्लास अटेंड कर ले। इस वीडियो को बाद में एडिट करके रिप्लेस कर देता हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, लेट द वीडियो लाइक, इफ ऑडियो इज परफेक्ट देन काइंडली प्रोसीड। डीवी बाई डी ए, 1 का डेरिवेटिव 0, ए क्यूब होता है ये 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर यानी -1। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको 0 पुट करना होता है, so 3a स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 1/3, तो a की वैल्यू आ गई +/(1/√3)। तो a की यहाँ पर 2 वैल्यू आई। अब हम पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, तो आपको पता है ना कि मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, तो आप क्या करें, इसका डबल डेरिवेटिव निकालें, d2v/dA स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों तो 3 2 जा 6 टाइम्स a। अब बताओ क्या पूछा है यहाँ पर, मिनिमा। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमा की मैक्सिमा, टेल मी गाइस। मिनिमा ऑकर करने के लिए डबल डेरिवेटिव को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो a की यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो a बराबर आप क्या पुट करोगे, 1/√3 पुट करोगे, तो ये पॉजिटिव। इसका मतलब कि मिनिमा के लिए हमें a इक्वल टू 1/√3 ना। और यदि मान लो यहाँ पर मिनिमम वॉल्यूम पूछा होता तो हम क्या करते, a को रिप्लेस कर देते 1/√3 से, तो मिनिमम वॉल्यूम निकल जाता। इज दैट ओके एवरीबॉडी, प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली। यस सर। तो ये था आपका इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यहीं पर एक और टॉपिक है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, टेट्राहेड्रॉन। सो राइट हियर टेट्राहेड्रॉन। बच्चों वैसे तो टेट्राहेड्रॉन आप लोगों से अच्छा कौन जानता है, आप लोग तो केमिस्ट्री में कई सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़े हो, CH4 CCl4 कई तरह की चीजें, तो वहां पर आप लोग टेट्राहेड्रल पढ़ते हो। देखो टेट्राहेड्रॉन के बारे में समझते हो, टेट्राहेड्रॉन कैसे होता है। यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन एक ऐसी ज्योमेट्री होती है, देखो जिसके ट्रायंगुलर, एक प्रिज्म होता है ना, एक ऐसा प्रिज्म जिसका ट्रायंगुलर बेस हो, उसको लोग टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। इसके 4 कॉर्नर पॉइंट होंगे और हर एक फेस एक ट्रायंगुलर फेस रहेगा। जैसे मान लो मैंने ये बनाया, देखो ये और ये एक ट्रायंगुलर फेस लिया, और यहां पर मैंने एक और पॉइंट लिया और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। देखो 4 है ना, 4 कॉर्नर पॉइंट, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर पॉइंट। तो 4 कॉर्नर पॉइंट है और हर एक फेस एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है। दिस इज कॉल्ड अ टेट्राहेड्रॉन। एक प्रिज्म होता है ना, देखो प्रिज्म तो ऐसे कई तरह का हो सकता है,
जो यहाँ पर आपने ये पैरेललोपाइड पढ़ा ना, ये पैरेललोपाइड भी क्या एक प्रिज्म ही तो है। तो प्रिज्म तो किसी भी शेप का बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप बोलोगे ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, पर टेट्राहेड्रॉन जो होता है एक ऐसा ज्योमेट्री होता है जो कि 3D शेप का होता है, उसके फेसेज जो होते हैं ट्रायंगुलर शेप के ही होते हैं। इट्स जस्ट लाइक ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, इस टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना है। इस टेट्रा देखो आईआईटी में क्या होता है कि डायरेक्ट तो टेट्राहेड्रॉन नहीं पूछता है, लेकिन वो घुमा फिरा के पूछ देगा कि ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। ट्रायंगल के वर्टाइसेज को वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दे दिया। कहा गया कि एक और पॉइंट लिया गया ऊपर में, ठीक है, तो उस पॉइंट से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इसका हाइट क्या होगा। फिर इस पॉइंट को ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर से ज्वाइन कर देते हैं, तो जो सॉलिड ज्योमेट्री बनकर है इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो डायरेक्टली टेट्राहेड्रॉन ना पूछ करके एक्चुअली में टेट्राहेड्रॉन का ही क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे, और ये कई बार ऐसा हो चुका है। आप पीआईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, नॉट आस्किंग डायरेक्टली टेट्राहेड्रॉन बट घुमा फिरा के लैंग्वेज में टेट्राहेड्रॉन दे देता। क्या करेगा, बोलेगा एक ट्रायंगल एबीसी है, ए को प्लेनर है और इनसे एक ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो उसका हाइट निकालो। पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया उस परपेंडिकुलर लेंथ निकालो। फिर उस पॉइंट पी को मैं ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसे से ज्वाइन करता हूं, तो जो भी फिगर बनकर आया आप उसका वॉल्यूम निकालें। तो देखो आप यदि इस पॉइंट पी को इस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसे से ज्वाइन करोगे तो जो फिगर निकल कर आएगा क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा। तो क्यों ना हम टेट्राहेड्रॉन ही पढ़ लें। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि अपनी पूरी स्टडी को टेट्राहेड्रॉन पे ही कर लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर ये ट्रायंगुलर बेस है, आपको इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, और इसको मैंने बच्चों यहाँ पर सी मान लिया, और इसको मैंने ओ मान लिया, इसको मैंने ओ मान लिया। तो आप ये कह सकते हो कि जो ओ है ना, ओ से 3 तरह का वेक्टर निकल रहा है। देखो आप मान लो कि ये वेक्टर ओ ए है, आप इसको वेक्टर ए लिख दो। ये वेक्टर ओ बी है, आप इसको वेक्टर बी लिख दो। और यहां पर ये वेक्टर ओ सी, इसको आप क्या करो, वेक्टर सी लिख दो, ऐसे लिख दो। सो नाउ वी कैन से दैट देयर इज अ टेट्राहेड्रॉन जिसके कोटर्मिनस एजेज वेक्टर ए, वेक्टर सी है। नाउ पहले हम हाइट निकालेंगे, इसके बाद हम एरिया ऑफ बेस निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। बच्चों पहले हाइट के बारे में देखते हैं। अच्छी बताओ हाइट कैसे निकलेगा इसका। तो क्या करो, देखो ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, यहाँ पर देखो ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बेस पर। यदि आप ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो बच्चों बेस पर, तो ये आपका लेंथ, मान लो ये पी है, तो हाइट HEIGHT हाइट हो गया आपका ओपी। अब सोचो हाइट आप कैसे निकालो, आपको पी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हाइट आप कैसे निकालोगे। यदि आप ये समझ जाते हो तो फिर आपका काम काफी आसान हो जाएगा। हाउ कैन यू फाइंड द हाइट। वेरी सिंपल है। देखो अब क्या करो, ये बेस है ना, ये बेस किस किस से बना है, एक बना है वेक्टर ए बी से, वेक्टर ए सी से और वेक्टर बी सी, मतलब 3 वेक्टर से मिलकर बेस बना है। आप एक काम करो, यहाँ पर वेक्टर ए बी को निकाल लो। तो क्या आप वेक्टर ए बी को ऐसे लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ए, ये लिख सकते हो। और ए बी को निकाल लो और ए सी को निकाल लो ऐसे। तो वेक्टर ए सी आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, वेक्टर सी, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ये हो गया बच्चों आपका वेक्टर ए बी और वेक्टर सी। क्या ये कहा जा सकता है कि जो ओपी है, ध्यान सुनना बच्चों, जो ओपी है वो ओए का प्रोजेक्शन है, ओए का प्रोजेक्शन है। तो कहां पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ओए परपेंडिकुलर टू द बेस। हाइट निकालने का आप ये फॉर्मूला याद करो, ये लॉजिक याद करो। जब भी आपको कहीं भी हाइट निकालना है ना, तो किसी भी एज का उसके बेस के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकाल लो, आपको हाइट निकल जाए। किसी भी, चाहे ज्योमेट्री कैसे भी हो, पहले आप क्या करो, उसके बेस को आइडेंटिफाई करो, फिर उस बेस के परपेंडिकुलर किसी भी एक एज का यदि आप प्रोजेक्शन निकालते हो तो आपको मिलता है हाइट। जैसे आप कह सकते हो पिरामिड है, तो ओ ए क्या है, इसका एक एज है, ओ बी क्या है, एज है, ए बी क्या है, एज है। यदि मेरे बच्चों ए बी सी को बेस माना, यदि मैंने यहाँ पर ए बी सी को बेस माना,
तो ABC के परपेंडिकुलर यदि मैं किसी भी एक एज को प्रोजेक्ट करूं, या तो OA को या AB को OC को, मुझे क्या मिलेगा? हाइट मिलेगा। इज दैट ओके? क्या ये बात बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म मी। यस। हम यहां पर क्या निकालेंगे? द हाइट मीन्स व्हाट? सो आप लिख सकते हो हाइट इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ एनी एज। तो यहां पर तीन तरह के एज है, OA वेक्टर A, OB वेक्टर B, OC वेक्टर C। तो आप क्या करो, वेक्टर OA का प्रोजेक्शन निकाल लो। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A परपेंडिकुलर टू बेस ABC। इज दैट ओके? बच्चों क्या तुम्हें ये बात पूरी तरह समझ में आई? हाइट निकालने का जो यहाँ पर मैं लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो इस चीज को अच्छे से? हाइट इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बेस ABC। आपके पास बेस क्या है? A है, B है, C। नहीं समझ में आ रही है? कोई बच्चा आ रही है सर। इसका मतलब कि बच्चे को लगता है दिक्कत हो रहा है समझने में। हाइट मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, या तो आप वेक्टर A ले लो, या वेक्टर B ले लो, या वेक्टर C। तो उसका प्रोजेक्शन निकालना है इस बेस के परपेंडिकुलर, ABC के परपेंडिकुलर। दैट्स इट। अब बेस वेक्टर AB और वेक्टर AC। यदि मैं इस बेस ABC के परपेंडिकुलर किसी वेक्टर को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? AB क्रॉस AC। तो लिखो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ABC। कैसे लिखा जाएगा बच्चों? वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC लिख दो, इसको वेक्टर N मान लो। तो AB क्या है? देखो AB है वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तो वेक्टर B माइनस वेक्टर A। सर OP को इमेजिन नहीं कर पा रहे 3D में। देखिए मैं इमेजिन करवाता हूं यहाँ पर। देखिए आप ये समझो कि आपका ये मैंने बुक ले लिया यहाँ पर। देखो ये मान लो कि सपोज करो ये जो फॉर्म है ना मेरा, ये आपका बेस है ABC, इस पे कोई ABC बना है, और यहां पर ये O है, ये O यहां पर है। तो O का प्रोजेक्शन ये हो गया आपका OP। अभी समझ में आया बच्चों? दोबारा समझने का प्रयास करो। देखो ये हमारा जो फॉर्म है ना, ये बेस है। फॉर्म क्या है? ये बेस है। ठीक है, चलो बुक्स मिलता हूं। बुक्स, ये बुक है जो बेस है। तो इस पे कोई ट्रायंगल है, इस बुक पे आपका बेस क्या है? ABC है। इस बुक पे कहीं पर ABC बना होगा, और O यहाँ पर है, तो ये आपका OP हो गया। ये फिंगर मेरा O और ये बॉटम आपका P, तो ये OP हो गया। इज दैट क्लियर? ये OP का स्ट्रक्चर बच्चों को समझ में आया ठीक से? रुको और अच्छे समझाता हूँ थोड़ा सा। पेन कहाँ गया? नीचे वाला। जस्ट वेट, सी इस स्ट्रक्चर को और आप अच्छे समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मान लो ये पेन है, ये पेपर। तो मैं अपने पॉम को लेता हूँ। पॉम एक्चुअली में फिगर आपका ऐसा है। देखो ये जो पेन का बॉटम है वो आपका OA है। मान लो कि जो ABC है ना, वो मेरे पॉम पे लाई करता है। जो पेन, दो तरह के पेन हैं, एक व्हाइट कलर वाली और एक पूरे ब्लैक कलर वाली। तो व्हाइट कलर वाला का जो बॉटम है वो A को रिप्रेजेंट करता है, और जो पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर का पेन है बच्चों, वो जो मेरा फिंगर, ये टॉप वाला फिंगर, ये आपका O हो गया। P कहां पर है? तो यहाँ पर, ये आपका P। तो ये जो ब्लैक पेन है ना, आप ये कह सकते हो कि व्हाइट वाले पेन का प्रोजेक्शन है। तो व्हाइट वाले पेन का प्रोजेक्शन ब्लैक वाले पेन की तरफ होगा, तो आपको हाइट मिलेगा। यही तो इस डायग्राम में बताने का प्रयास किया गया। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A परपेंडिकुलर टू बेस ABC। तो पहले मैं बेस ABC के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालूंगा। तो बेस ABC के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। ABC के दो वेक्टर है ना, ABC इज फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स। वन वेक्टर इज वेक्टर AB। यदि हमें वेक्टर ABC के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, मैं क्या करूंगा? किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तो वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। तो यहां पर क्रॉस AC मतलब C माइनस A हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C।
फिर ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर ये माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए करोगे, जीरो हो जाएगा, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। अब यहाँ देखिए बच्चों, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसको आप उल्टा कर दोगे तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, और इसको आप वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हो। ये तो वेक्टर एन आ गया, लेकिन हमें हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए किसी भी एक वेक्टर को, या तो वेक्टर ओ ए या वेक्टर ओ बी या वेक्टर ओ सी को परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालना है। सो मीन्स वी कैन से दैट नाउ हाइट, द हाइट h is equal to projection of vector A along vector n, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। तो यदि मान लो आपके पास वेक्टर A है और उसका वेक्टर B के अलॉन्ग निकालना है प्रोजेक्शन, तो क्या लिखते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, ये लिखते हैं बच्चों। तब क्या लिखोगे आप, वेक्टर A डॉट वेक्टर n अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर n, या तो ये लिखो या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, B क्या, वेक्टर A डॉट, अब वेक्टर n क्या है तो ऐसे करो, A क्रॉस B, फिर ये आपका वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, और ये रहा बच्चों वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A डिवाइडेड बाय, मॉड लगा दो तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर, ये चला। So now the formula for height is very simple now। अब यहां पर यदि आप डॉट लेते हो तो A डॉट A क्रॉस, बता चुका हूं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो गए तो रिजल्ट आपका जीरो आएगा। A डॉट A क्रॉस B ये जीरो बन जाएगा क्योंकि A सेम है। A डॉट B क्रॉस C ये एग्जिस्ट करेगा बट A डॉट C क्रॉस जीरो हो जाएगा। तो आपको मिला सिंपली वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, और नीचे में मॉड वेक्टर A क्रॉस B, फिर ये वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, और ये बच्चों वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। तो ये हाइट h जो आया वो आ गया आपका A, ये रहा B, ये रहा C अपॉन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, और ये वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। ये टेट्राहेड्रॉन कैसा भी हो सकता है। टेट्राहेड्रॉन दो तरीके का होता है, एक होता है इरेगुलर, एक होता है रेगुलर। तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हालांकि मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं समझा दे रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। देखो ये ट्रायंगुलर बेस है ना, तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हर एक एज का लेंथ सेम हो जाए या फिर हर एक बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। यदि इस टेट्राहेड्रॉन का हर एक फेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उस केस पे ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। ठीक है, यदि आपको मान लो यहाँ पर कहीं मिल जाए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन तो लिख लो फॉर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन आप क्या करना, तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम कर देना, दैट्स इट। तो अब तक हमने क्या निकाला बच्चों, सिर्फ हाइट निकाला, लेकिन हमें यहां पर निकालना है वॉल्यूम। सो नाउ कम टू द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सो वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन बच्चों यहां पर जो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 इंटू HEIGHT, हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होता है। ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है 1/3 इंटू हाइट इंटू एरिया। देखो ये कैसे कि ये जो टेट्राहेड्रॉन की ज्योमेट्री है ना, ये थोड़ी मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। आप यहाँ पर एरिया बेस इंटू हाइट नहीं कह सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, आपने कोन का वॉल्यूम पढ़ा है, देखो ये आपके पास क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ बेस सर्कुलर पाई आर एल स्क्वायर, इसको हाइट से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये देखो ये फिगर थोड़ा यूनिफॉर्म होता है। यहां भी आप एक क्रॉस सेक्शन लोगे तो सर्कुलर ही आएगा, यहां भी आप क्रॉस सेक्शन लोगे ना तो वो सर्कुलर आएगा, और ये सारे के सारे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सेम रहते हैं। कोन में ऐसा नहीं होता है, कोन बच्चों ऐसा नहीं होता। देखो इस ये वाला सर्कुलर सेक्शन का रेडियस कुछ और,
कहीं और सर्कुलर सेक्शन लिया, रेडियस कुछ और। मतलब यहां पर क्या है कि क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन वेरी कर रहा है। जबकि ये सिलेंडर में क्या होता है कि हर एक टाइम, हर एक मोमेंट पे क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम रहता है। यहां पर क्रॉस सेक्शन का एरिया आपका सेम नहीं रहता है। आप उसको भी देख लो, पैरेलल पाइप, हर एक क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है, जबकि पिरामिड में ऐसा नहीं है, क्रॉस सेक्शन का एरिया अलग अलग होगा, बेस का एरिया कुछ और। आप यहां पर कोई क्रॉस सेक्शन कट करोगे, उसका एरिया कुछ और। यहां पर आप एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं कर सकते हो। यहां पर इसको निकाला जाता है 1/3 इंटू हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस। तो 1/3 हाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। हाइट क्या है आपके पास, ये आया है एसटीपी ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और यहां पर नीचे में क्या है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ये रहा आपका सी क्रॉस ए। एरिया ऑफ बेस, बच्चों देखो ट्रायंगुलर बेस है, और ट्रायंगुलर बेस है और वहां पे दो वेक्टर है। आप ये कह सकते हो कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसके दो साइड्स वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी है। Am I correct everybody? यदि आपके पास एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल के दो साइड दिए गए हैं, तो क्या आप उसका एरिया लिख सकते हो, पढ़ाया था ना, 1/2 इंटू दो वेक्टर से बनाया ना, एक वेक्टर ए बी है, दूसरा वेक्टर ए सी है। यही करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ करते हैं। सो 1/3 इंटू 1/6, ये हो गया आपके बच्चों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और नीचे में मॉड ए क्रॉस बी, फिर ये रहा आपका बी क्रॉस सी, ये रहा आपका बच्चों सी क्रॉस सी, और यहां पर आपको लिखना है मॉड ए बी क्रॉस ए सी। तो आप ए बी क्रॉस ए सी ऑलरेडी निकाल चुके हो, देखो ये ए बी क्रॉस ए सी, यही वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा वापस। मतलब यहां पर फिर से आपको मिल जाएगा ए क्रॉस बी, फिर ये बी क्रॉस सी, और ये आपका हो जाएगा बच्चों सी क्रॉस ए, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अपॉन 6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। तो आप देखो कि वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन एंड वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप दोनों में क्या रिलेशन है। आप ये कह सकते हो कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम है वो पैरेललोपाइप के वॉल्यूम का 6 टाइम्स है। यदि आपके पास पैरेललोपाइप का वॉल्यूम हो तो आप उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकल जाएगा, या फिर टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम है, आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप मिल जाएगा। इज दैट ओके? क्या ये बात सारे बच्चों को समझ में आ चुका है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। अगला लास्ट चैप्टर होगा, लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर का, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ओके, दैट वी कैन डू इन द नाइट सेशन। सो दैट्स all about today class. Thank you so much all of you.